चलो ठीक है, डन। नहीं, नवीन नहीं रहेंगे शुरू वाले। ये अभी GI 8 वाले बैच के भी हो चुके हैं वो चैप्टर्स, है ना। तो वो मैं बाद में करा दूंगा। एक बार जो नया कंटेंट है वो पूरा कर लो, फिर मैं रिवाइज तो कराना ही है, 1 और 2 भी। दोनों बैच का एक कॉमन चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। अब मेरी बात सुनिए सब लोग पहले तो, ठीक है। शुरुआत करते हैं इसका बेस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस जो चैप्टर आपके सामने दिख रहा है आप लोग को, चैप्टर नंबर 3। अरे मैं पढ़ा लूं? अरे स्वयं मैं पढ़ा लूं? चलिए सुनिए मेरी बात। देखो जो चैप्टर आपके सामने है ना अभी, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ऑडिट एविडेंस के बारे में। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑन ऑडिट एविडेंस ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कवर किया जाएगा। मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 ढंग से पढ़ा है तो इट्स ओके, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं वैसे भी आपको दे चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं पढ़ा तो भी मैं थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको वैसे भी बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन चालू हो रहा है, मतलब आपको पता ही है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे नंबर बता दो एक बार मेरे को तो। वेरी गुड। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसे है 230। और ऑडिट एविडेंस 500। अब ऑडिट एविडेंस 500 नहीं है एक्चुअली सर, 500 से 580 तक ये सारे के सारे ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन से एक बार फटाफट से मेरे को एक बार बताएंगे? 500 कौन सा है? ऑडिट एविडेंस। फिर आता है 501, स्पेशल कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम। फिर 505, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर 510, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट डैश ओपनिंग बैलेंसेस। 520, एनालिटिकल ऑडिट प्रोसीजर्स। 530, ऑडिट सैंपलिंग। 500, 540 आपके कोर्स में है नहीं। 550, रिलेटेड पार्टीज। 560, 570, 580। अब ये जो एसेज हैं जैसे आप लोग ने देख लिया, अब कितने सारे स्टैंडर्ड्स आपके सामने अभी दिख रहे हैं आप लोग को। ये स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट अपन यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने वाले हैं। ओके, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बेस हो रहा है इस चैप्टर का चालू, वो हो रहा है 230 से चालू। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? तो सुनिएगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है ऑडिट वर्किंग फाइल। क्या होता है इसका मतलब? ऑडिट वर्किंग फाइल। आपके पास ऑडिट आई, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आप एक कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो। आप गए कंपनी की ऑडिट करने के लिए। अब कंपनी की ऑडिट करते टाइम पे हमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो ऑडिटर को अपने पास मेंटेन करना जरूरी है। ऑडिटर को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो उसको अपने पास मेंटेन करना जरूरी है। अब वो क्यों मेंटेन करना जरूरी है उसके रीजंस हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑडिटर ने ऑडिट करी, ऑडिटर ने ऑडिट करी, ऑडिटर ने ऑडिट करने के बाद मान लो कंपनी के अंदर फ्रॉड पकड़े जाते हैं। क्या पकड़े जाते हैं? फ्रॉड पकड़े जाते हैं। आपने सिर्फ PwC का नाम सुना है जो फ्रॉड में हाईलाइट हुई थी। कौन सी कंपनी के केस में? सत्यम कंप्यूटर्स के केस। उसके अलावा PwC का नाम आपने कहीं नहीं सुना? PwC छोड़ो, आपने तो किसी और कंपनी का नाम भी कहीं नहीं सुना।
जितने भी सुने होंगे अगर आपने नाम, तो वो मेरे मुंह से ही सुने होंगे, या फिर मैं जो जैसे कभी कभी डॉक्यूमेंट्स निकालता रहता हूँ कंपनी की, मैंने ऑडिट वो निकाल दी, और कंपनी की मैंने एनुअल रिपोर्ट निकाल दी, तो उसके अंदर अगर कभी डेलॉयट का नाम आ गया, किसी और का नाम आ गया, बस। उसके अलावा तो आप लोगों ने ऐसे नाम नहीं सुना, क्योंकि पीडब्ल्यूसी फंस गई थी, इसलिए इसका नाम इतना हाईलाइट हुआ था। सीए इंस्टीट्यूट अपने हमेशा कोशिश करता है कि वो अपने मेंबर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करे, मतलब वी आर सन ऑफ लाइक सीए इंस्टीट्यूट, दे ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट अस, दे ऑलवेज ट्राइज टू प्रोटेक्ट अस। हमेशा ऐसे बच्चा कितना नालायक हो, तो माँ बाप हमेशा उसको बचाने की कोशिश तो करेंगे ना, ठीक है, कि हाँ ठीक है हम घर जाके पीट लेंगे, ठीक है, एक बार यहाँ से तो निकाल के ले जाओ। यही होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है, हाँ हमारे बच्चे ने कुछ नहीं, हाँ ठीक है घर जाके धै धै। ये सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि मैं कर लूंगा ऐसा, मैं एक बार तो इसको यहाँ से ले जाऊं। अब पीडब्ल्यूसी के साथ भी सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत कोशिश करी थी, बट ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट, मीडिया छोड़ नहीं रहा था इस बार। गौर से देखिए इन्हें, गौर से देखिए इन्हें, सीए इंस्टीट्यूट, अरे मेरा बच्चा, ठीक है, गौर से देखिए, सी इंस्टीट्यूट बचा रहा, सी इंस्टीट्यूट साइड हो गया, बोले भैया अपन रहने देते हैं, पूरा इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाएगा, तो ज्यादा बेटर अप्रोच क्या है, ठीक है, विच अप्रोच इज मच बेटर, एक बच्चे को मरने दो, ठीक है, नहीं तो सारे बच्चे मरेंगे, तो उससे बेटर है। क्या? अब किसी टाइम रिजल्ट अच्छा दे देंगे तो और नंबर ऑफ सीए बन जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इंस्टीट्यूट अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ से अपना अपने आप को साइड कर दिया, और साइड बाय साइड इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी कि इनको कम से कम सजा मिले, या जैसे भी जो भी हो सके। बट हालांकि ऐसा हुआ नहीं, सेबी ने इसके ऊपर फाइन लगा दिया, पीडब्ल्यूसी के ऊपर काफ़ी बड़े फाइन्स लगे थे, इनके ऊपर 25-25 करोड़ के फाइन्स लगा दिए, 2 साल के लिए इसको सस्पेंड कर दिया, पीडब्ल्यूसी को, इंटायर पीडब्ल्यूसी को सस्पेंड कर दिया इंडिया से, मतलब पीडब्ल्यूसी इंडिया वाज नॉट वर्किंग फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। हाँ पीडब्ल्यूसी पूरी दुनिया में ऑडिट करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल जो है, एसईसी, प्लस इंटरनेशनली ये क्या है, रिकॉग्नाइज बॉडीज है, मतलब ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको पूरी दुनिया में ऑडिट करना अलाउड है। तो दुनिया में कैसे ऑडिट करते हैं, अब ऑब्वियसली हमने तो जो ऑडिट के लिए पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि कंपनी ऑडिट करने के लिए यू मस्ट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, नहीं होनी चाहिए आप लोग, ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक बॉडी कॉर्पोरेट होंगे तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब एक बंदा जो कि इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा है, मतलब फर्म चला, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एलएलपी, बस यही लोग क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। तो फिर ये पीडब्ल्यूसी तो एक कॉर्पोरेट हो गई, ये कैसे ऑडिट कर सकती है? तो एक्चुअली क्या होता है, ये है तो एक कॉर्पोरेट, मैं मानता हूँ, बट ये लोग जब इंडिया के अंदर आते हैं तो पार्टनरशिप कर लेते हैं फर्म्स के साथ में, या फिर एलएलपी फॉर्म कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं या फिर एलएलपी फॉर्म कर लेते हैं। तो पीडब्ल्यूसी का सिर्फ एक नाम होता है, पीडब्ल्यूसी एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करती है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कॉर्पोरेट काम करती है, और इनको क्या है, वर्ल्ड लेवल पे अलाउड है कि आप ऑडिट कर सकते हो, मतलब इनको पूरे वर्ल्ड लेवल पे अलाउड कर रखा है। तो सीए इंस्टीट्यूट ने भी इनको एक्सेप्शन केस डाल के हाँ कर रखा है कि हाँ ठीक है, ये कॉर्पोरेट्स हैं, ये ऑडिट कर सकती है, बट ये कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं करेगी, आप समझो। पीडब्ल्यूसी ऑडिट कर रही है, दैट डजंट मीन कि पीडब्ल्यूसी मतलब एक कंपनी ऑडिट कर रही है, नहीं, उसके अंदर कंपनी की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बीच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा ही आएगा, ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा ही आएगा। तो इट्स नॉट एनीथिंग अबाउट कंपनी, कंपनी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ऑडिट करने के लिए तो एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा ही आएगा। तो आपको फिर दिक्कत किस चीज़ की है भाई? आपको दिक्कत इस चीज़ की थी कि एक सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। कल का अगर उसने ढंग से ऑडिट नहीं करी तो आप उसकी गर्दन पकड़ लो कि हाँ भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हुआ, ऑडिट ढंग से नहीं करी आपने, हाँ, कोर्ट उसको रिस्पॉन्सिबल बना देगा। समझ रहे हो बात को? तो कोर्ट उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकता है अगर वो एक इंडिविजुअल है, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, फर्म है अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। वैसे ही एलएलपी, और जब बात करते हैं पीडब्ल्यूसी जैसे कॉर्पोरेट्स के बारे में, तो इनकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो ही नहीं सकती, इनकी तो लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो इनकी वैसे लाइबिलिटी जो होती है ना फाइनेंशियल नेचर की, मैं मानता हूं वो लिमिटेड होती है, बट क्योंकि इनका काम ऑडिट से है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस का, अश्योरेंस एक्टिविटी से रिलेटेड वर्क इनका, तो इनकी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर किसी की भी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। तो ये काम कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर समझो। एलएलपी हो चाहे कॉर्पोरेट हो, ये लोग ना ऊपर ऊपर जो लोग होते हैं वो होते हैं पार्टनर्स, ऊपर ऊपर जो लोग होते हैं वो होते हैं इनके पार्टनर्स। फिर पार्टनर्स के नीचे होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स,
फिर कंपनी के डायरेक्टर्स के नीचे होते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स, फिर इनके असिस्टेंट्स, फिर उनके असिस्टेंट्स, फिर जूनियर स्टाफ और फाइनली फिर इंटर्न्स। तो यही लोग ऑडिट कर सकते हैं सिर्फ। ये एक बंदा जाएगा ऑडिट करने के लिए और यहां से 10-20 लोगों को ले जाएगा, तो इसकी होगी ऑडिट टीम। इसको क्या कहते हैं? ऑडिट टीम। ऑडिट टीम बोले तो एंगेजमेंट टीम, इसको एंगेजमेंट टीम भी कहते हैं। भाई ऑडिट करने जाओगे तो इसको एंगेजमेंट टीम भी कहा जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ दीज कंपनीज आर, ठीक है, गोइंग फॉर द ऑडिट पर्पस। कैसी ये कंपनीज ऑडिट कर रही है। तो एक कंपनी ऑडिट नहीं करती है भाई कभी भी। यहाँ पे नाम लिखा होता है डेलॉइट, ठीक है, ठीक है, हस्किंस एंड सेल्स LLP। इन्होंने इंडिया के अंदर आके LLP बना रखी है, ठीक है। नीचे लिखा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसके नीचे लिखा होता है CA, जैसे कोई मान लो कोई भी मतलब जैसे A अग्रवाल, ठीक है, ब्रैकेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर उसका मेंबरशिप नंबर, फर्म का नंबर। समझ आया क्या? तो इस तरीके से क्या है, पूरा सब कुछ मेंशन करना जरूरी होता है आपको कि भाई यहाँ पे डेलॉइट मतलब डेलॉइट इज लाइक अ कॉर्पोरेट ऑब्वियसली, बट इनको अलाउड है कि ये जाके इंडिया के अंदर अपना एक ब्रांड नेम से एक कंपनी, एक अपने फर्म चालू कर सकती है, लाइक दैट। अब इसको इतना ही समझो कि अपनी ब्रांड नेम से अपनी फर्म चालू कर सकती है। समझ आ गया? तो वही होता है इसके अंदर कि ब्रांड नेम से फर्म चालू कर देते हैं लोग इंडिया के अंदर। समझ आया? ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इनको काम दे देते हैं, इनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स काम दे देते हैं। और फिर इनके अंदर सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं होते, अभी सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म ही नहीं, मतलब एक मिक्स्ड फर्म भी काम कर सकती है। बट इसके अंदर मेजरली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना जरूरी है, मेजर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होना जरूरी है। मतलब कि जैसे PwC में CA भी है, CS भी है, एडवोकेट्स भी हैं, ठीक है, और इसके अलावा और भी टाइप के लोग हैं, एक्चुअली भी है इनके पास। मतलब ये कंपनी के किसी भी रिलेटेड काम को नहीं छोड़ना चाहते। बोले करोड़ों रुपए कमाने हैं तो कमाने हैं, कोई भी काम नहीं छूटना चाहिए। अब कोई भी काम क्योंकि नहीं छूटना चाहिए, मगर मेजॉरिटी क्या है होनी चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए। देखो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लॉ की रिक्वायरमेंट है कि आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो, मगर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीधी सी बात है। मतलब अगर एक फर्म में 15 पार्टनर्स है तो 15 का आधा 7 मतलब 8, 7.5 तो हो नहीं सकता, 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो होना जरूरी है। तो वह एलिजिबल फर्म है, नहीं तो वह एलिजिबल नहीं रहेगी, ऑडिट नहीं कर सकती। समझ आ गया कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा? ठीक है भाई। तो अब हुआ क्या कि PwC के पास ऑडिट आई थी, किसकी? PwC के पास ऑडिट आई थी, ठीक है, आपके सत्यम कंप्यूटर्स की। अब फंसी क्यों PwC? फंसी इसलिए PwC क्योंकि अब आप यार, जैसे क्या होता है, एक बड़ा आदमी बच्चों जैसी हरकतें करे ना तो लोग उसको डांट लगाएंगे। वही सेम केस किसने किया? वही सेम केस इसने किया, ठीक है, PwC ने, प्राइस वाटरकूप्स ने। तो इसने क्या किया? इसने ना सत्यम कंप्यूटर्स के कुछ बेसिक चीजें होती है जो चीजें उसने नहीं यूज करी, जो चीजें इसको करनी चाहिए थी, जो एविडेंसेस और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इसको ऑब्टेन करने चाहिए थे, वो इसने ऑब्टेन नहीं करे। अब सत्यम कंप्यूटर्स में कुछ सत्यम कंप्यूटर्स बोलते हैं कि हमारे पास बैंक में 500 करोड़ रुपए रखे हैं। बैंक में थे नहीं इनके पास पैसे, मगर ये बोलते हैं कि बैंक में 500 करोड़ रुपए रखे हैं। अब एक बात बताओ, छोड़ो सारी बातें, आप पूरी क्लास के अंदर किसी ने भी एक जने ने बोल दिया कि मान लो मेरे बैंक में 500 करोड़ रुपए रखे हैं, क्या आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो? हाँ, क्या आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हो? आप जो लोग CA कर रहे हो, जिसने अभी तक पूरी ऑडिट तक नहीं पढ़ी है, इंटरमीडिएट की भी अभी 1.5-2 साल पहले 12th पास करके आए, आप ये जजमेंट कर सकते हो कि हाँ सर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी इजी। ये बहुत ही आसान काम है इसको वेरीफाई करना। और वो इतने बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इतने सालों के एक्सपीरियंस के साथ में, क्या उनको नहीं समझ आएगा कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? पता था उनको, फिर भी उन्होंने वेरीफाई किया नहीं किया। अगर तुमने ये चीज वेरीफाई नहीं करी मतलब इट वॉज अ फ्रॉड, मतलब फ्रॉड था। तो भाई साहब अगर तुमने वेरीफाई नहीं करी तो ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने वेरीफाई नहीं करी होगी, फ्रॉड होगा, तुमने पैसे ले लिए होंगे उस फ्रॉड को छुपाने के लिए। तो यही तो हम नहीं चाहते थे, फिर तुम्हें डिग्री दी क्यों है? क्यों हम इतने टाइम से पहली क्लास के अंदर ऑडिट की, मैंने आपको सिर्फ ऑडिट की डेफिनेशन बताई थी। ऑडिट इज एन ऑडिट मींस एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या सेंस रहा उस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का?
जब आपने ऑडिट चालू करते टाइम पे ही ये वर्ड यूज करा है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। वेयर इज दैट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन भाई? कहां था वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? उसी के लिए तो आपको डिग्री दी गई है और उसी के लिए तो आपको पैसे दिए जाते हैं। Why a chartered accountant is earning? Because he does an independent examination. He is an independent examiner. He examines the books of accounts independently. इसी के लिए पैसे मिलते हैं, नहीं तो कंपनी को चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की? रिटर्न भरने का काम ई मित्र वाला कर लेगा। तो करना क्या है, सॉफ्टवेयर खरीद लेगा, भर देगा ई मित्र वाला, 100 रुपए में रिटर्न भर देगा, जैसे एग्जाम के फॉर्म भरता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लो हाँ हाँ बताओ कितनी इनकम दिखानी है। अच्छा भैया, वी आर रिस्पेक्टेड फॉर आवर इंडिपेंडेंस, वी आर रिस्पेक्टेड फॉर आवर इंडिपेंडेंस। और वही अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट खराब हो जाएगी। एंड दैट इज वाई, ठीक है, केपीएमजी वो सॉरी पीडब्ल्यूसी वाज पनिश्ड। और इसीलिए जब ये केस इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया तो सीए इंस्टीट्यूट ने अपना नाम वापस ले लिया। एक ही केस नहीं हुआ, मल्टीपल केसेस हुए होंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम मल्टीपल टाइम खराब हुआ होगा, बट सीए इंस्टीट्यूट आके हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट नहीं कर पाए। यहाँ पे ये केस बहुत ज्यादा ओवर हाईलाइट हो गया था और उसमें बेवकूफी भी थी। अब जब ऑडिटर के ऊपर इतना बड़ा नाम लगाया जाता है कि तुमने फ्रॉड को होने दिया, तुम्हारे होते हुए फ्रॉड भी हो रहा है, और तुम इतनी बेसिक बातें डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो ऑडिटर अपने आप को बचाएगा कैसे? ऑडिटर के पास अपने आप को बचाने का सिर्फ एक तरीका है और उसको कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के मतलब मल्टीपल यूजेस हैं, दे हैव मैनीफोल्ड यूजेस, मल्टीपल यूजेस हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के। सबसे पहला तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का यही यूज है कि अगर तुम्हारे अगेंस्ट चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस पुट कर दिया जाए किसी दिन, तो इट वर्क्स एज अ प्रूफ इन दी वर्क्स एज अ प्रूफ in the court of law. कोर्ट ऑफ लॉ में इट वर्क्स एज अ ठीक है, इट वर्क्स एज अ प्रूफ। मतलब आप कोर्ट में गए, एक्सक्यूज मी, आपके अगेंस्ट नाम लग गया कि भैया तुमने ढंग से ऑडिट नहीं करी। बोले आपको कौन सा एस्पेक्ट लगता है कि मैंने ढंग से चेक नहीं करा? ये मेरे वर्किंग पेपर्स हैं, मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख सकते हो कि मैंने इसमें हर चीज इंक्लूड कर रखी है। आपको पता है ये जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसके अंदर आते हैं कहां से शुरुआत होती है और कहां तक एंड होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है इसमें लेटर ऑफ एंगेजमेंट। सबसे पहले आता है इसमें लेटर ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे 210। ठीक है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? जब ऑडिटर को आप अपॉइंट करते हो तो आप उसे एंगेजमेंट लेटर देते हो कि देख लो ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, हम आपको अपॉइंट करना चाहते हैं। इट्स कॉल्ड एज लेटर ऑफ एंगेजमेंट। ओके, दूसरा, ठीक है, डिस्कशन बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट प्लस टीसीडब्ल्यूजी। जो भी मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में या टीसीडब्ल्यूजी के साथ जो भी इसके डिस्कशंस हुए ना, वो सभी रिटन फॉर्मेट में होने चाहिए। मैं इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको। अभी होता क्या है, बहुत छोटी सी मीटिंग होती है मेरे और मेरे स्विगी मैनेजर के बीच में। स्विगी एंड जोमेटो जो मैनेजर होते हैं ना, मैंने शायद पहले भी बताया होगा इसके बारे में आपको, है ना। हमारे बीच में छोटी सी मीटिंग होती है, मतलब वो कैफे आता है मेरे, है ना, हार्डली हम लोग आधा घंटा मिलते हैं हर महीने में एक या महीने में दो। जो भी मेरे को कमी लगती है, मेरे को कुछ दिक्कत लगती है तो मैं उनको बुला लेता हूँ, या फिर उन लोगों का खुद का भी एक मंथली एक मीटिंग करना जरूरी होता है, कंपलसरी है। उसमें उस मीटिंग के अंदर दे ऑलवेज प्रिपेयर मिनट्स ऑफ द मीटिंग, दे ऑलवेज प्रिपेयर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। मतलब क्या करना होता है उनको, वो डायरी मेंटेन करते हैं,
जो भी मैं बातें बताता हूँ कि मेरे को ये काम होना चाहिए, वो लिख लेते हैं उसमें, वो लिख के, है ना, और उसके फोटो क्लिक करके या तो, ठीक है, या फिर अपने फ़ोन में उसको टाइप कर देते हैं, ठीक है, और टाइप करके मुझे उसको मिनट्स ऑफ द मीटिंग अप्रूव करवा लेते हैं। मतलब मीटिंग इज़ नॉट कंक्लूडेड अंटिल दैट, ठीक है, दैट मिनट्स आर साइंड। तो मिनट्स को साइन करने के लिए वो लोग मेरे को भेजते हैं, ठीक है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ, चेक करने के बाद उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सबमिट करता हूँ, और जब मैं सबमिट करता हूँ तो जाके वो अप्रूव्ड होते हैं, कंप्लीट होते हैं। नहीं तो कंपनी के पास उसकी डिटेल्स रहती है, स्विगी जोमेटो के पास, कि अभी तक साइंड नहीं हुए। समझ आई क्या बात? जब वो इतनी छोटी सी मीटिंग के लिए हमें प्रूफ चाहिए होता है, तो जब आप कंपनी के ऑडिटर मैनेजमेंट या TCWG के साथ डिस्कशन करेंगे तो क्या इसको प्रूफ नहीं चाहिए भाई? ओरल चीज़ें जो होती है वो इंसान भूल सकता है, इसीलिए क्या होना चाहिए, रिटर्न डिस्कशंस होने चाहिए। फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर लेटर ऑफ एंगेजमेंट हो गया, डिस्कशंस हो गए, है ना। इस डिस्कशन के अलावा मैनेजमेंट ड्यूटीज एंड ऑडिटर ड्यूटीज, मैनेजमेंट ड्यूटीज प्लस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी कि मैनेजमेंट आपकी ड्यूटी ये है। अब क्वेश्चन आता है सर मैनेजमेंट की क्या ड्यूटी है, तो मेरी बात सुनिए। मैनेजमेंट की ड्यूटी ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना मैनेजमेंट की ड्यूटी है, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है भाई। मैनेजमेंट जो है उसकी जिम्मेदारी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, पहली बात ये। दूसरा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऑडिटर को कोई और फर्दर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो वो मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगी? अदर इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। और तीसरी जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट की कि अनलिमिटेड एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, टू द पीपल विद इन इनसाइड द एंटिटी। उनसे वो क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। तो जैसे जो भी एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, ठीक है, उनसे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए, किसके पास, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज या पीपल इनसाइड द एंटिटी, इनसाइड द एंटिटी, मतलब ये ताकि उन लोगों से बात कर सके, उन लोगों से डिस्कशंस कर सके। तो ये बोलता है कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ये सारी चीजें ऑडिटर को प्रोवाइड करने की। मैनेजमेंट ये नहीं बोलेगी अच्छा ऑडिटर तुम बढ़िया बढ़िया हो आ गए, तुम एक काम करो, अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर दो। बोले अच्छा मैं इस काम के लिए आया हूँ क्या, मतलब तुम लोग कर क्या रहे थे भाई पूरे साल, एक बात बताओ ना मुझे। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं आया हूं उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए। समझ आइए आप, आपकी जिम्मेदारी है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसकी जिम्मेदारी होती है? मैनेजमेंट की। क्या? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा, एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर, वो कौन प्रोवाइड करेगा? मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। और तीसरा, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए टू दी पीपल विद इन दी एंटिटी, ताकि मैं उनसे जाके क्वेश्चंस पूछ सकूं। समझ आया क्या? हर बार आपके पास नहीं आऊंगा मैं, या हर बार मेरे को अकाउंटेंट से अगर कुछ पूछना है तो पहले आके मैनेजमेंट से परमिशन लो, फिर जाके अकाउंटेंट से कुछ पूछो। यही काम नहीं रहेगा मेरे पास भाई। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए मुझे टू दी पीपल विद इन दी एंटिटी। ये सारी की सारी बातें आपने कहां लिख दी? आपने टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में लिख ली, लेटर ऑफ एंगेजमेंट के साथ, मैनेजमेंट के डिस्कशंस के साथ, ये सारी की सारी चीजें आपने नोट डाउन कर ली। समझ आ गया? मैनेजमेंट से साइन करवा लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। खत्म बात। अब जैसे ही ये हुआ तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? ऑडिट प्लान बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान से पहले बनाता है वो ऑडिट स्ट्रैटेजी, कि हमें ऑडिट करनी कैसे, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी, कितने लोग चाहिए, ठीक है। फिर उस हिसाब से बनाएगा ऑडिट प्लान, और ऑडिट प्लान बना के फिर उनको पूरा करने के लिए बनाएगा ऑडिट प्रोग्राम। क्या बनाएगा? ऑडिट प्रोग्राम। उसको पूरा करने के लिए बनाएगा ऑडिट प्रोग्राम। तो क्या बनाते हैं? पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। बोलो क्या बनाई जाएगी? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के बाद क्या बनाया जाएगा? ऑडिट प्लान। और ऑडिट प्लान को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा ऑडिट प्रोग्राम। अब ये ऑडिट प्रोग्राम जो है वो पकड़ा दिया जाएगा ऑडिट टीम को, या बोले तो एंगेजमेंट टीम को। तो कौन कौन सी एंगेजमेंट टीम के लोग जा रहे हैं?
उनका इसमें क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, नेम मेंशन कर दिया जाएगा, नेम मेंशन कर दिया जाएगा। और साथ में उनके टास्क क्या क्या हैं, इंडिविजुअल टास्क, इंडिविजुअल टास्क क्या है, उनके वर्क को कैसे डिवाइड कर रखा है वो इसमें मेंशन कर दिया जाएगा, वर्क का डिवीजन कैसे कर रखा है वो मेंशन कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ, वी आर प्रिपेयरिंग ऑडिट प्लान। मतलब पहले स्ट्रैटेजी बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बना के अपन बनाएंगे उसमें एक प्लान, और कैसे पूरा करना है ऑडिट बनाएंगे एक प्रोग्राम, ठीक है। और ये प्रोग्राम बना के अपन किसको पकड़ाएंगे, टीम को। मैंने कहा आओ रे तुम सब लोग आओ, हाँ ऑडिट करने जाना है, तुम ये काम करोगे, तुम ये, तुम वो, तुम नो 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 नो, समझ आ गया। तो सबको इंडिविजुअल टास्क दे दिए जाएंगे। हाँ हो सकता है कुछ ग्रुप टास्क भी दिए जाए, जैसे कि ये पर्टिकुलर टास्क ये 4 जनों को पूरा करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल वेरिफिकेशन, आपने सुना होगा वेरिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल वेरिफिकेशन क्या हो रहा है, फिजिकल एसेट्स का वेरिफिकेशन करना है। अब जैसे अपन एमसीसी प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट कर रहे हैं, मित्तल कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, अब इसकी ऑडिट कर रहे हैं। इसकी ऑडिट के लिए मैंने एक टीम बनाई, फॉर एग्जांपल ये जो इस साइड वाले लोग हैं, आप सब लोग को क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर आपकी जिम्मेदारी ये है कि यहाँ पे प्लस जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सारी की सारी जगह जाके आप लोग को, ठीक है, हाँ पेट्रोल मेरे से लेना, पेट्रोल के बिल्स आप एक काम करना, बिल्स दे देना, बिल्स आप मेरे को दोगे मैं कंपनी को दूंगा, ये पेट्रोल की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। सारी कॉस्ट जो लगती है ना वो कंपनी बेयर करेगी, हम लोग वी आर कमिंग फ्री, खाने पीने से हाँ सब कुछ। और भाई तुम बैंक ऑडिट में देखो, मतलब घर पे आए जो होते हैं ना, जो जमाई होते हैं, तो कंवर साहब होते हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी बैंक ऑडिटर्स की होती है। मतलब जिंदगी में कुछ करो ना करो, बैंक ऑडिट जरूर कर लेना। नहीं अब थोड़ा सा चेंज हो गया सिनेरियो नाउ, ठीक है, अब थोड़ा कम होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, बट हाँ बट हाँ ऑनलाइन भी हो गया थोड़ा सा, बट ठीक है अभी भी काफी ज्यादा, ठीक है रिस्पेक्ट। अब क्या फर्क पड़ता है, बैंक ऑडिटर फीस 10 लाख की ले रहा है, 10-20 हज़ार खर्च कर भी दे तो क्या ही फर्क पड़ गया उनको, ठीक है। इसलिए तो बेसिकली क्या होता है कि अब जैसे आप लोग की जिम्मेदारी है, आप सब लोग की, कि आपको ना फिजिकल एसेट सारी की सारी वेरीफाई करनी है। तो सारा का सारा फिजिकल एसेट्स का वेरिफिकेशन का काम सब आप लोग का है। तो मैंने एक पूरी टीम बना दी, इनकी जिम्मेदारी क्या है, फिजिकल एसेट्स को वेरीफाई करना। अब इसमें लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, फिक्सचर्स, सारी की सारी चीज़ें आपको जाके वेरीफाई करनी है। वेरिफिकेशन इनको सिखाई दिया था मैंने, मतलब सिखाया नहीं, अभी चल रहा है इनका वेरिफिकेशन, बट आपको सिखा दूंगा। मतलब अब आपको जाके क्या करना है, अब जैसे जाके इनको काउंटिंग करनी है, ठीक है, तो ऐसे 2-2 की टीम बना के हर क्लास के अंदर जाके काउंटिंग करेंगे, ठीक है, कि ये क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 1 के अंदर बेंचेस कितनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, ये काउंट हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्लास नंबर 1 के अंदर एसी कितने लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, ठीक है। क्लास मतलब मैं मानता हूँ ये बहुत ही बेसिक काम है, मैं इनको ऑब्वियसली करना नहीं है, ठीक है, और ना ही अपने को कंपनी के अंदर इतना बेसिक काम करना होता है, मगर ये तो ठीक है, अपना एक छोटा सा यूनिट है। अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, अगर आप बात करते हैं एक्चुअली बड़ी कंपनी के बारे में, तो उनकी स्टॉक ऑडिट होती है, और जेन्युइनली होती है स्टॉक ऑडिट भाई। और स्टॉक ऑडिट में ऑडिटर को ही जाना पड़ता है। अब अगर बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में, तो मारुति सुजुकी की स्टॉक ऑडिट जो होती है ना, वो होती है करीब नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो 3 दिन के लिए कंपनी के सारे प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है, 3 दिन के लिए मारुति सुजुकी के इंटायर प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है, और प्रॉपर एक टीम भेजनी पड़ती है 10-15 लोगों की, जो जाके उसको स्टॉक ऑडिट को 3 दिन में एक्चुअली में निपटा सके। और आप सोच ही नहीं सकते वो कितना ज्यादा स्टॉक होता है। तो उनको अपने अपने आप में इन लोग को क्या करना पड़ता है, अपने डिपार्टमेंट्स डिवाइड करके, फिर उनके, या फिर मैं इनके डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दूंगा कि तुम्हें रॉ मटेरियल चेक करना है, तुम्हें WIP, तुम्हें फिनिश गुड्स, तुम्हें स्टॉक इन ट्रेड चेक करना है। समझ आया क्या, इतना बड़ा डिपार्टमेंट होता है, इतना बड़ा उनके गोडाउन होता है। तो इस तरीके के सारे काम इनको करने पड़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से इनको सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, तो इनको ये समझाना पड़ेगा मेरे को, और उसके बाद इनका जो वर्क डिवीजन हुआ है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। समझ आ गया? ठीक है। अब जो भी एविडेंस मिलते जाए, जो कुछ भी आपको एविडेंस मिलते जाए, वो सारे के सारे एविडेंस आप लाके दे देना, उसको कहते हैं ऑडिट एविडेंस। जहां से आपको प्रॉब्लम आई, कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सामने वाले से पूछ सकते हो। अब इनको क्या है, एक वर्किंग पेपर बनाना सिखाता हूं मैं आज आप लोग को। ये वर्किंग पेपर अपन कैसे बनाते हैं, ये ऑडिट वर्किंग पेपर बना रहे हैं अपन। सीरियल नंबर SNO,
आप लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर वाली जो शीट्स आती है, रिम वाली जो शीट्स आती है वो ले लिया, ठीक है, ऐसे पेपर पैड आता है ना अपना, एग्जाम पैड, वो ले लिया, ठीक है, या फिर आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर लिया और वहाँ पे आपने मेंशन कर लिए। मैं बता रहा हूँ सामने वाला क्लाइंट एक बार डर जाता है, तो इसको काम आता है ऑडिट का ठीक है, इसको अच्छे से आता है, इसने सीख रखा है, क्योंकि सच में होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है आपका डाउट, आपका क्या डाउट है। तीसरा मेंशन करना पड़ता है अमाउंट इन्वॉल्व, अमाउंट इन्वॉल्व, रिजॉल्व और नॉट। अब ये आपने एक तरीके से क्या मेंटेन कर लिया आपने, वर्किंग पेपर। दिस इज कॉल्ड एज ऑडिट वर्किंग पेपर, ठीक है। ऑडिट वर्किंग पेपर मींस एनी वर्किंग पेपर या एनी डॉक्यूमेंट विच इज मेंटेन्ड एंड क्रिएटेड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। किसने क्या किया, विच इज मेंटेन्ड एंड क्रिएटेड बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ ऑडिटर एनकाउंटर्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के टाइम पे, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इफ ऑडिटर एनकाउंटर्स, पहला पॉइंट, एनी न्यू एक्टिविटी या ऑब्जर्वेशन, कोई नई एक्टिविटी या कोई नया ऑब्जर्वेशन आपको दिखा, कोई नई एक्टिविटी या नया ऑब्जर्वेशन आपको नजर आया, कुछ भी ऐसे नया होता है ना कि एंटिटी के अंदर कुछ ऐसा नया हो रहा है जो पहली बार आपने होते हुए देखा है, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कोई नई एक्टिविटी या कोई नया ऑब्जर्वेशन आपको नजर आया एंटिटी के अंदर। अब हर एंटिटी का वर्क कल्चर अलग होता है, सब एंटिटी का काम करने का तरीका अलग होता है, इस एंटिटी का हो सकता है काम करने का तरीका अलग हो, तो हो सकता है कि कोई नई नई एक्टिविटी, कोई नया ऑब्जर्वेशन आपने देखा। दूसरा, एनी डाउट्स नॉट सॉल्व्ड इमीडिएटली, नॉट सॉल्व्ड इमीडिएटली, कोई भी ऐसे डाउट्स हैं जो सॉल्व नहीं हुए थे इमीडिएटली। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी फर्स्ट ऑडिट का एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम जब मैं ऑडिट करने गया था तो क्या हुआ, तो फर्स्ट टाइम जब मैं ऑडिट करने गया था तो हम लोग MI रोड से सीधे हम लोग गए थे जगतपुरा। उस टाइम पे जगतपुरा वॉज अ डिस्टेंट प्लेस फॉर मी, है ना, जगतपुरा मेरे लिए बहुत दूर की जगह हुआ करती। अभी तो ऐसे जगतपुरा में है, जगतपुरा में फ्लैट है मेरा, है ना अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो अभी तो रोज का ही है ना, आना जाना। हाँ, अब पास में ही, अब लगता है कि जगतपुरा में एक दो ज़मीन और ले लेते तो क्या चला जाता हाँ, तो उस टाइम पे एक जगतपुरा की ज़मीन भी बेची थी हम लोगों ने, ठीक है, बड़ा सा एरिया डेवलप हो गया वहाँ पे, गलती कर दी तो जगतपुरा में क्या है, जगतपुरा में हम लोग गए। अब जगतपुरा की वो बड़ी भी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग भी थी, है ना, और मतलब वहाँ पे आसपास में एरिया में ज़्यादा कुछ था भी नहीं ऐसा। हो गया इस बात को, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, 10 years डाउन द लाइन, मे बी 9, हाँ 7 साल, हाँ 2015 से लेकर काउंटिंग कर लो, तो 15 से 3 साल माइनस कर दो, 12, 10 साल तो हो गए अप्रॉक्स। अब 10 साल पहले मैं ऑडिट करने गया था, अब 10 साल पहले देखो जगतपुरा कितना डेवलप हो गया अब 10 साल पहले जब मैं ऑडिट करने गया तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में हम लोग एंटर हुए। वो उनका काम था जेम्स का, जेम्स एंड ज्वेलरी जो होती है ना, उसमें जो अपने प्रेशस एंड सेमी प्रेशस स्टोन्स होते हैं, तो उनका प्रेशस एंड सेमी प्रेशस स्टोन की फैक्ट्री थी। दे हैव दिस मैन्युफैक्चरिंग वर्क, तो मैन्युफैक्चरिंग वर्क, अब मेरे को इसलिए थोड़ा सा आइडिया था क्योंकि हम लोग का भी खुद का बिजनेस इसी चीज़ से था, तो इसलिए मतलब मेरे फादर साहब जानते हैं उनको, मतलब नॉलेज थी इसके बारे में। तो बेसिकली क्या है कि जब मैं गया उसके अंदर, मतलब देखा कि वो लोग तो भाई लुंगी वुंगी में काम कर रहे हैं, वो समझ आ गया था मेरे को, मैंने कहा अच्छा ये काम है इनका। एक्चुअली क्या होता है जब ये डायमंड फैक्ट्री और ये जो होता है ना, प्रेशर सेमी प्रेशर स्टोन्स, इसके अंदर क्या काम होता है, कैसे काम होता है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर काम ऐसा होता है कि जो वर्कर होता है ना वो आता है,
है ना, वर्कर बनियान में रहेगा, ठीक है, और लुंगी में रहेगा, है ना, कंपलसरी है। प्रॉब्लम ये है, अरे रीजन सुनो तो सही भाई तुम। अरे भाई तुम पैंट में गए, डेनिम में गए, तुमने साला एक एक स्टोन भी अपनी जेब में रख लिया। अब उनका तो ठीक है, कोई बहुत बड़ी पता लगे वो एक स्टोन ही 1 लाख रुपए का था, फिर क्या करेंगे? तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसमें हमने जो फ्रॉड पकड़ा था, एक चोरी पकड़ी थी, ठीक है। चोरी तो क्या है, एंटिटी ने खुद ने पकड़ी थी, है ना, और उस टाइम पे उन्होंने हमें भी ऑब्जर्व करवाया था वो चीज़। तो रिकॉर्डिंग दिखा रहे थे हम लोग को। तो रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि एक बंदे ने क्या किया, जैसे वो जेम स्टोन बनाता है, एमरल्ड्स का काम है फॉर एग्जांपल। तो एमरल्ड्स की घिसाई होती है, जो छोटी सी मशीन होती है, इनके पास एक परात होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है, और उनके पास रॉ पड़ा होता है ना, उसकी कटिंग करते हैं, है ना, कटिंग करी, फिर उसकी बस पॉलिशिंग करते जाएंगे, हो उसको शेप देते जाएंगे। शेप दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, शेप दे दिया, फिर उसको पानी से सोख हटा के दूसरे पानी में डाल के, साफ पानी में डाल के, और फिर उसको अलग से रख देंगे। समझ आ गया? तो ऐसे पूरे दिन भर में आप इतना ग्राम का माल लेके गए थे, और आपने इतने ग्राम का माल वापस किया है। तो ऐसे पता लग जाता है ना, कि गड़बड़ तो नहीं है। अब एक आधा ग्राम में थोड़ा बहुत तो क्या होता है, उड़ता भी है वो, तो थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का सा कम हो जाता है। तो उसने क्या किया, एक बंदे ने क्या किया, पानी का ग्लास था उसका, है ना, वो धोया, और ऐसे करके एक तो उसने नीचे डाल दिया, ऐसे दिखाते हुए कैमरे में दिख जाए तो, और एक उसने ग्लास में डाल दिया। ग्लास में डाल दिया, ठीक है। ग्लास में डालने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसने पानी पिया, और पानी पिया, और वो जो था ना, एक एमरल्ड जीभ के नीचे रख लिया। ठीक है, ये एमरल्ड हाइस्ट। फिर उसको बाद में तो क्या है, उसको देख लिया पूरा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी तो बैठी थी, सिक्योरिटी पूरा बैठे हुए इसको देख रही है करते हुए सब, कि बोले हाँ क्या कर रही है, ठीक है। और फिर मैनेजमेंट वगैरह को दिखाया पूरा इसको, तो क्या, तो उस बंदे को बुला के फिर निकाल दिया नौकरी से, नौकरी से नहीं निकाला, सॉरी, है ना, बट उसको ये कर लिया, और उसके सामान लेके रख लिया। नौकरी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनको पता है कि लेबर एक आधा चीज़ अगर ले भी जाता है ना, तो भी उनको बहुत सस्ता पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अनदर लेबर। मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं ना इसके। डायमंड में तनिष्क का मार्जिन 3 टाइम्स है। तनिष्क आपको 25,000 का डायमंड 1 लाख रुपए में देता है। मन मर्जी की रेट लगती है ना। हाँ, और होता ओरिजिनल है, जीआई अप्रूव्ड होगा, ठीक है, उसमें पूरी उसकी रिपोर्ट होगी, पूरी की पूरी, इतने इसमें कट्स लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, सब कुछ होगा उसमें, बट वो रेट्स नहीं होती उसमें। अब ये चीज़ उनको पता होती है जिन्होंने डायमंड का काम करा है, जिनको आता है, जिन्होंने जैसे डायमंड इंस्टीट्यूट्स में जाके इन्होंने सीखा है। जयपुर में भी हैं, जयपुर में भी अपने जो कोठारी ग्रुप है ना, उनका वो सिखाते हैं। नहीं तो सूरत में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डायमंड का काम सिखाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्जिन, मैंने आपको बता ही दिया। तो इसीलिए क्या है कि एक आधा इस तरीके के फ्रॉड्स हो भी जाते हैं, तो इनको चलता है। तो मैंने इनसे पूछा भी था, मैंने कहा ये तो एक को देख लिया, अगर किसी और ने भी कराओ, बोले सर देखो इतना तो चलता है, इतना तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक आदमी को निकालने से जो हमारा नुकसान होगा वो इससे कई गुना ज़्यादा होगा। ओके फाइन। अब चलो छोड़ो ये सब बातें, अब हम लोग गए ऑडिट। ऑडिट करने के लिए हम लोग को बैठाया अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। ऑडिट हम लोग अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर बैठ के ही कर रहे हैं, ओके। तो जो उनके जो जूनियर अकाउंटेंट थे, ठीक है, वो थे तोतले। अब जैसे किसी का मजाक तो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल गलत बात है ना, है ना। अब हम लोग को दिन में जब भूख लगी, ठीक है, तो भूख लगी, तो फिर उन्होंने कहा समोसे मंगवा दूं। है ना। तो मैं और मेरे साथ जो दोस्त गया था, मतलब, ठीक है, हम लोग एक दूसरे को, हाँ मंगवा दो, दो दो मंगवा दो, दो दो। अब चलो ठीक है। नहीं मिले 20 लाख यार, ठीक है। सारा पेट्रोल का पैसा भी नहीं आया था। बहुत दुख था जिंदगी में वो। मैंने तो बिल बना के भी दे दिया था, ठीक है। तो सर ने कहा ठीक है, जो मेरे मतलब जिनके अंडर मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, उन्होंने कहा हाँ हाँ, ठीक है मैं दिलवा दूंगा, ठीक है।
तो उन्होंने ले लिया और नहीं ले लिया पता नहीं है इसका, मेरे पास तो नहीं आया भाई। चलो कोई ना। अब उसमें ना बहुत सारी कमियां निकल रही थी मतलब उनके बुक्स में, मतलब जब हम चेक कर रहे थे। अब जो हमने सीखा था वही जाके बोल दिया, ठीक है ना, तो उसका एविडेंस मिला। अब इन्होंने वाउचर बुक दिया हमें, वाउचिंग कर रहे थे हम लोग उस टाइम पे बेसिकली, ठीक है, तो वाउचिंग वेरिफिकेशन चैप्टर है ना, तो उसके अंदर वाउचिंग कर रहे थे। तो वाउचिंग के अंदर क्या होती है, इनकी वाउचर बुक होती है। जो कुछ भी एंट्रीज होती है सबकी एक वाउचर बुक बनती है। जर्नल एंट्री, जर्नल बाद में बनेगी, पहले रिकॉर्डिंग होगी उसकी वाउचर बुक में। तो वाउचर बुक में रिकॉर्ड हो रही है, तो वाउचर बुक में जो एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही है उसके साथ इनको एविडेंसेस लगाना ज़रूरी होता है, बिल्स लगाना ज़रूरी होता है। तो इन्होंने पूरी वाउचर बुक पकड़ा दी और वाउचर बुक के पीछे पीछे एविडेंसेस लगे हुए हैं। उसके अंदर आया, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अंदर उन्होंने मशीन खरीदी 30 लाख की, तो उसके कोई एविडेंसेस अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने क्या किया, सीरियल नंबर 1, ठीक है, अब वाउचर नंबर कौन सा है, यहाँ पे सीरियल नंबर के साथ वाउचर नंबर भी आ जाएगा। वाउचर नंबर था लेट से 174। डाउट क्या था, ठीक है, डाउट था मशीन परचेज, मशीन परचेज करी आपने, ठीक है, बिल नॉट अटैच्ड, बिल नॉट अटैच्ड, ओके, अमाउंट इन्वॉल्व 30 lakhs, ठीक है, अमाउंट इन्वॉल्व 30 lakhs, ठीक है। अब वो उस टाइम पे कोई था नहीं उस टाइम पे, ठीक है, मैं और जो हम 3 जन गए थे ऑडिट करने के लिए, 4 जन गए थे सॉरी, मतलब एक दिन, मतलब 3-4 दिन की ऑडिट थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, छोटी सी ऑडिट थी, 3-4 दिन में हमने पूरी निपटा दी थी। और हम थे 4 जन, एक दिन 2 जन गए थे सिर्फ हम दो, है ना, एक दिन 4 जन गए थे, मतलब ऐसे करके, मतलब याद भी नहीं देखो अब तो एग्जैक्टली इतना, ठीक है, बट हाँ ऐसा कुछ हुआ था। फिर उस टाइम पे मुझे याद है कि वो, मतलब उस टाइम पे बिल अटैच नहीं था, तो उसने क्या किया, हम जैसे ही वो अकाउंटेंट आया तो हमने कहा कि इसमें ये इसका बिल अवेलेबल नहीं है ना, तो उसको समझ नहीं आया, बोले ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, पिछली बार जो आए थे ऑडिट करने के लिए उन्होंने तो इतना इंक्वायरी नहीं करा था। तो हमने कहा कि बिल अटैच नहीं है, इसका अमाउंट इन्वॉल्व 30 लाख है, इसका बिल कहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर वो गया, उसने सीनियर अकाउंटेंट को फ़ोन किया, फिर सीनियर अकाउंटेंट आया, बोले हाँ सर बताइए क्या हो गया। मैंने कहा इसका बिल अटैच नहीं है, मशीन आपने परचेज करी है, कोई बिल तो होना चाहिए इसका, ठीक है, बोले हाँ सर मैं अवेलेबल करवाता हूँ। तो फिर उसने एक फ़ाइल भिजवाई हम लोग को, उस फाइल के अंदर उनके जो बड़े बिल्स थे ना, उस फाइल के अंदर लगे हुए थे। तो फिर वो क्या हुआ, रिजॉल्व। आई बात समझ में, हाँ। अब जैसे ही करके 1 2 3 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व हो जाती है, ये पेज भर जाता है, तो फिर इसके ऊपर ऐसे मार्क कर दिया जाता है रिजॉल्व। ये पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, अब हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये डॉक्यूमेंट फेंकने का नहीं होता है, ये वो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि आप जब ऑडिट कर रहे थे तो आपको क्या डाउट आए, क्या ऑब्जर्वेशंस करें, क्या डिस्क्रिपेंसीज नोटिस करी आपने, क्या आपने डिस्क्रिपेंसीज कुछ कमियां नोटिस करी, और उसको आपने क्या कर दिया, इसके साथ अटैच कर लिया। अब जब ये सारे के सारे एविडेंसेस बन जाते हैं, इसके अंदर इसके अलावा और क्या क्या आता है ज़रा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक बात बताओ, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, है ना, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, तो अगर आपने कोई ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया वो भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे 500, 500 एक कौन सा है, हाँ, मतलब स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स जो होता है ना, अब इसमें सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं 4। इसमें क्या क्या सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सेलेक्टेड आइटम्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप जब ऑडिट करने जाते हो तो स्टॉक का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक का ध्यान रखना चाहिए। या स्टॉक की ऑडिट कर रहे हो तो स्टॉक का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो स्टॉक के ऊपर आपको क्या है, इस ऐसे 501 ने स्टॉक की ऑडिट करने के लिए बहुत क्लियर कट बातें बता रखी हैं, एक्स्ट्रा बातें बता रखी है कि भाई तुम जब स्टॉक की ऑडिट करने जाते हो तो तुम्हें इन एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक मटेरियल आइटम है। समझ आया, तो फिर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा ओके, इसके अलावा
इसके अंदर एक और केस आता है जिसको अपन कहते हैं लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। क्या आता है इसके अंदर? लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। अगर कंपनी के ऊपर केस चल रहा है तो कौन कौन से केस चल रहे हैं, किस मैटर के ऊपर केस चल रहे हैं, वो मुझे देखने पड़ेंगे। एंड इसके लिए मैं साथ में डिस्कशन कर सकता हूं, डिस्कशंस कर सकता हूं मैं कंपनी की लीगल टीम से, या फिर मैं एक्सपर्ट से भी बात कर सकता हूं उस चीज के बारे में। एक्सपर्ट यहाँ पे कौन हो जाएगा? कोई एडवोकेट। ठीक है, जो भी एडवोकेट है मैं उससे जाके एक्सपर्ट कर सकता हूँ कि कंपनी के ऊपर ये कोई केस वेस चल रहा है। समझ आ गया? इसके अलावा सेगमेंट रिपोर्टिंग भी आती है इसके अंदर। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है? सेगमेंट रिपोर्टिंग इज लाइक जब एंटिटी के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स मतलब या तो कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया जैसे HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं। आई गेस इसका ही आता है, लक्स इसी का आता है, डव इसी का आता है, पियर्स इसी का आता है, वो लाइफ बॉय इसी का आता है। तो उसके हिसाब से या तो ये डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट्स के हिसाब से, या फिर ये अपने आप को डिवाइड करते हैं किसके हिसाब से, या फिर अपने आप को डिवाइड करते हैं या तो उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, या फिर ये दूसरा जो डिवीजन होता है वो किस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा जो अपना डिवीजन है, ठीक है, ये अपने एरिया के हिसाब से ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवाइड करना, प्रोडक्ट्स के हिसाब से डिवाइड करना, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आप को डिवाइड करना चाहती है। तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ, उसको चेक कर सकता हूँ। समझ आ गया? फिर आता है ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे होता है वह मैं आपको समझा देता हूँ, सुनिएगा ज़रा। ठीक है, मतलब ये जो क्लास है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 बताया ना अभी, अब सेगमेंट रिपोर्टिंग। हाँ, अब सुनिए मेरी, ये जो क्लास ले रहा हूँ ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर तैयार कर रहा है आपका। मतलब ये पूरा चैप्टर जो है ना, आज आप उसका पूरा समरी सुन रहे हो। ये चैप्टर में यही मिलेगा, बल्कि 4 बातें ज़्यादा बता दूंगा। चैप्टर के अंदर 2 बातें, 4 बातें कम हो सकती है। मतलब ये चीज़ जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना बड़ा काम आएगा अपने, सब आता होगा अपने को। तो चीज़ है ना अपनी, जैसे अपन लॉ में ऐसे ही पढ़ते हैं, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं उसके बाद अपन स्टडी करते हैं, तो वही चल रहा है अभी, वैसे ही मान लो आप। ठीक है, बट हाँ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखवाता हूँ मैं, इसमें लिखवाने की जगह समझाने पर फोकस कर रहा हूँ। चलिए अब मेरी बात सुनिए, अब हम कहाँ पे आ गए हैं? सेगमेंट रिपोर्टिंग खत्म हो गया। अब ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन सुनना हुआ क्या कि मैं यहाँ पे ऑडिट कर रहा हूँ। ऑडिट करते टाइम पे है ना, आप सब लोग कंपनी के डेटर्स या क्रेडिटर्स हो, कंपनी के डेटर्स या क्रेडिटर्स हो। ओके, अब डेटर्स या क्रेडिटर्स जो है ना वो 2 तरीके के होते हैं। डेटर्स क्रेडिटर्स 2 तरीके के होते हैं। एक जिनका अमाउंट इन्वॉल्व जो है ना, ठीक है, एक जिनका अमाउंट इन्वॉल्व है वो ज़्यादा है, एक जिनका अमाउंट इन्वॉल्व है वो थोड़ा कम है। अब अमाउंट इन्वॉल्व पे डिपेंड करता है कि अमाउंट इन्वॉल्व ज़्यादा है कि कम है। अब जिनका अमाउंट इन्वॉल्व कम है उनको आप भेजते हो नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर। क्या भेजते हो बोलो? नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर। नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर होता है एक ऐसा लेटर जो ऑडिटर ने ड्राफ्ट किया, जो ऑडिटर ने अपने जितने भी जो क्लाइंट्स है, जो क्लाइंट्स है, किसके क्लाइंट के क्लाइंट्स जो हैं, मतलब जिसकी मैं ऑडिट कर रहा हूं, ठीक है, उसके पास जो उसके क्रेडिटर्स या डेटर्स जो हैं, मैंने उनके पास जो बहुत सारे लोग हैं उनके पास ये क्या करा, नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर भेजा। मगर ये नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर मैं उन लोगों को भेजूंगा जिनके अमाउंट्स थोड़े लिमिटेड है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक लेवल ऑफ मटीरियलिटी क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, मैं लेवल ऑफ मटीरियलिटी बोले तो मटीरियलिटी लेवल क्रिएट कर लूंगा। मटीरियलिटी लेवल के जो ऊपर वाले पॉइंट है, जो हाई मटीरियल है, उनको तो मैं भेजूंगा पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर, और जो मटीरियलिटी लेवल के नीचे हैं उनको मैं भेज रहा हूं नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर। अब पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर का मतलब है फॉर एग्जांपल कि उसमें अमाउंट ज्यादा है। तो पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर कुछ इस तरीके से ड्राफ्ट होता है कि डियर सर, है ना, आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ का ऑडिटर हूँ, आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा। आपकी बुक्स में, है ना, मतलब हमारे क्लाइंट का कितना अमाउंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, आप इसमें भर के दे दो। मतलब वी आर सिंपली आस्किंग देम टू फिल दैट गैप, कि उसको आप फिल करो, अमाउंट उसमें बता दो और आप हमें भेज दो। या दूसरा उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन का बोल रहा हूं मैं अभी, क्या ना, दूसरा मैंने बोला कि हमारे यहाँ पे 1 लाख है, आपके यहाँ पे 1 लाख है कि नहीं है तो भी बता दो, नहीं है तो भी बता दो।
तो उसने बता दिया। मतलब पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर जो है उसमें ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वो पॉजिटिवली बंदा रिप्लाई करेगा, तो इसमें रिप्लाई आने के चांसेस कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होते हैं, इसको कहते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर। और एक होता है नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर, जहां पे आपने सामने वाले को बोला कि देखो भैया तुम्हारा अमाउंट है 10,000, अगर मैच ना करे तो बता देना, मैच ना करे तो बता देना। तो पॉजिटिव के आने के चांसेस ज्यादा होंगे कि नेगेटिव के रिप्लाईज आने के? ऑब्वियसली पॉजिटिव के, एंड वी आर सीकिंग देयर रिप्लाईज, और हम उनसे मांगते भी हैं कि भैया तुम्हारा रिप्लाई भेज देना। और यहां से इन लोगों से नेगेटिव वालों से हम रिप्लाई सीख भी नहीं करते हैं, नहीं मैच हो तो बता देना। मतलब अगर इमेजिन करो कि नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर में किसी का अमाउंट मैच नहीं कर रहा, फिर भी उसने जवाब नहीं दिया, तो मैं क्या सोचूंगा, मैच कर गया। समझ आ गया क्या? इसलिए वो नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर कहलाता है, ठीक है। और एक होता है पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर, जहां पे वो सामने वाले को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अमाउंट का आप रिप्लाई कर ही दो, ठीक है, कर ही दो, रिक्वेस्ट है, कर ही दो, प्लीज कर दो। समझ आ गया क्या? लॉजिक क्लियर हो गया सब लोग को? कोई ऐसा है जिसको डाउट है अभी भी? ठीक है, इसको क्या कहते हैं 6 पॉइंट में। अब आप समझो ये क्या है, अपना एक एडिशनल एविडेंस बन गया। तो जो रिप्लाईज मैंने रिसीव करे हैं, जो रिप्लाईज मैंने रिसीव करे हैं, वो भी तो ऑडिट एविडेंस बन गया ना। रिप्लाईज फ्रॉम फॉर, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज। अब इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है, एक्सटर्नल पार्टीज में बैंक भी हो सकता है, एक्सटर्नल पार्टीज में डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है, बैंक्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जिसमें सत्यम कंप्यूटर फंसा था कि भाई तू बैंक से जाके एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेता कि एफडी है क्या, अकाउंट में कितना बैलेंस है, तुमने लिया नहीं लिया, फंसोगे तुम। समझ आ रही है क्या बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसे। नेक्स्ट कौन सा है? 510। 510 कौन सा है? अब जब मैं पहली बार ऑडिट करने जा रहा हूं तो मेरे को इनिशियल ऑडिट एविडेंसेस, मतलब मेरे को जाके इनिशियल बैलेंसेस चेक करने पड़ते हैं। मुझे हमेशा अपना ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, किसके ऊपर? ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब होता है उन एंटिटीज की ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने पड़ते हैं जिन एंटिटीज की या तो ऑडिट ही पहली बार हो रही है या आप पहली बार ऑडिट कर रहे हो। अब अगर आप किसी एंटिटी की ऑडिट करने गए, उसकी प्रीवियस ऑडिटर ने, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट कर दी थी, तो चलो कोई दिक्कत, ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट अगर उस एंटिटी की ऑडिट ही पहली बार हो रही है तो मुझे सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने पड़ेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस चेक करते टाइम पे मैं यहाँ पे मेंशन कर लूंगा, अगर किसी पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस में कोई गड़बड़ निकली तो मुझे यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा अमाउंट इन्वॉल्व है जहां पे मैं तो था ही नहीं ना, मेरे आने से पहले के अमाउंट इन्वॉल्व है, उसमें फ्रॉड हुआ तो मैं क्यों रिस्पॉन्स, इसलिए मुझे उसको यहाँ पे बिल्कुल वेरी गुड मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऐसे एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, एआरपी भी बोलते हैं इसे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं इसे। अब मेरी बात समझिए, इसके अंदर आता है रेशियोज, ट्रेंड्स। अब इसमें बेसिकली हम रेशियोज एंड ट्रेंड्स को चेक करते हैं। आप लोगों ने अलग अलग रेशियोज का, आपके अलग अलग रेशियोज आते हैं, तो यहाँ पे वो ऑडिटर खुद अपनी तरफ से रेशियोज अप्लाई करता है, और रेशियोज को अप्लाई करने के बाद चेक करेगा कि क्या सीन है। समझ आ गया क्या? ट्रेंड्स चेक करेगा। अब ये ट्रेंड्स क्या चेक करेगा? सेल्स का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? जीपी का ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? इन सब चीज़ों को चेक करेगा वो। ऑडिटर गया ऑडिट करने के लिए, ठीक है, उसने देखा कि यहाँ पे ट्रेंड ये है कि हर साल सेल्स इंक्रीज हो रही है और हर साल एंटिटी का जीपी भी इंक्रीज हो रहा है, मगर हर साल एंटिटी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या गड़बड़ है उसको एनालाइज करेगा और यहाँ पे अपने रिपोर्ट में लिखेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर लेगा। समझ आ गया? नेक्स्ट ऐसे 530 कौन सा है? ऑडिट सैम्पलिंग। अब ऑडिटर को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ने सैंपल कैसे सेलेक्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैंपल का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सैंपल मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं आजकल, सिर्फ सैंपल नहीं, टेस्ट चेक अप्लाई करते हैं। टेस्ट चेक में ऑडिटर बताएगा ये मेरे लिए मटीरियलिटी लेवल है, इसके ऊपर के जो आइटम्स है वो सारे के सारे मटीरियल है, इनको अपन चेक करेंगे 100%। समझ आ गया?
और ड्यू टू प्रैक्टिकल रीजंस ये जो आइटम्स है लेस देन मटेरियल है, और लेस देन मटेरियल को अपन क्या करेंगे, वेरी गुड, इनको अपन सैंपल बेसिस पे, इनको अपन सैंपल बेसिस पे चेक करें, बरोबर। बात समझ आ गई सबको, है ना। इनको अपन सैंपल बेसिस पे चेक करेंगे। अब ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज के लिए ऑडिटर की जिम्मेदारी। अच्छा मैं आपको सुनो कुछ कुछ चीजें जो बता रहा हूँ ना, आपको मैं एक बात बताता हूँ। जैसे ऐसे 505 है ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वैसे खत्म हो गया, अभी जो मैंने बताया ना उसमें वही था। हाँ बस यही होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन? व्हेन ऑडिटर सीक्स अप्रूवल या कंफर्मेशन फ्रॉम पीपल, ठीक है, नॉलेजेबल पर्संस, ठीक है, आउटसाइड द एंटिटी इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नाउ इन एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑडिटर ऑब्टेन्स कंफर्मेशन इन टू वेज, ठीक है। पहला आता है ड्राफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर, ड्राफ्टिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन लेटर। पॉजिटिव कंफर्मेशन लेटर इज ना, ठीक है, नेगेटिव कंफर्मेशन ना, ठीक है, इनको भेजेगा, जिनके जवाब आ जाएंगे इनके जवाब नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, मटेरियल आइटम्स के लिए पॉजिटिव, थोड़े लेस देन मटेरियल के लिए नेगेटिव, ठीक है, काम खत्म। दिस इज दी ऐसे, एक पेज में खत्म। हाँ समझ गए ना, ठीक है। अच्छा चलो अब ये हो गया, टेस्ट चेक हो गया। अब 550 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी। अब मेरी बात सुनिए, रिलेटेड पार्टी का एक एग्जांपल देता हूँ। सत्यम कंप्यूटर्स के फंसने का दूसरा रीजन था मेहतास। मेहतास कौन है? रिलेटेड पार्टी। सत्यम कंप्यूटर की 100% सब्सिडरी कंपनी, 100% शेयर्स उनके पास थे। अब ये कंपनी ना बड़ी चालाक होती है आजकल। कंपनियां क्या करती है, रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस करती है। देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले समझो रिलेटेड पार्टीज क्या होता है। रिलेटेड पार्टीज का मतलब है दोज हु आर कनेक्टेड विद योर बिजनेस, ठीक है, कनेक्टेड विद योर बिजनेस इन सेंस कि वो डायरेक्टर्स या प्रमोटर से कनेक्टेड है, उन सबको रिलेटेड पार्टीज कहा जाता है। तो रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज क्या है? प्रमोटर, कंपनीज अंडर सेम प्रमोटर ग्रुप, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ये सब रिलेटेड पार्टीज है। एनी कंपनी इन विच कंपनीज डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर, एनी कंपनी इन विच कंपनीज डायरेक्टर इज अ, एनी फर्म इन विच कंपनीज डायरेक्टर इज अ पार्टनर, ठीक है। ये सब की सब कंपनी क्या है, रिलेटेड पार्टीज है। या कंपनी के जो प्रमोटर है उनके रिलेटिव्स की जो कंपनी है वो भी रिलेटेड पार्टीज ही कहलाएगी। अब और ये कंपनी के जो रिलेटिव्स हैं, प्रमोटर के रिलेटिव्स हैं, वो भी रिलेटेड पार्टीज ही कहलाएंगे। नाउ वी गॉट टू नो कि रिलेटेड पार्टीज कौन होता है। सबसे पहले इस रिलेटेड पार्टी ऐसे 550 के अंदर रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन है, तो ये अपन ने देख लिया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए फर्म, और ये होते ही हैं और होंगे ही होंगे। सर क्यों जरूरी है? नाउ लेट मी गिव यू वन परफेक्ट एग्जांपल फॉर, आपको मैंने बताया अडानी, अडानी ने रिसेंटली, उसको अडानी पोर्ट्स ने रिसेंटली अंबुजा सीमेंट के 25% शेयर्स खरीदे। सबको पता है ये चीज, है ना, अंबुजा के खरीदे ना। एसीसी और अंबुजा दोनों के खरीद लिए, सबको ये चीज पता है। जिसको देख के अल्ट्राटेक डर गया, और अल्ट्राटेक ने प्रोडक्शन कर दिया डबल, है ना। अल्ट्राटेक किसकी है? बिरला की कंपनी है, ओके। तो इधर कौन है अपने? अडानी। अडानी ने इन दोनों कंपनीज के शेयर्स को खरीद लिया। नाउ दीज बोथ कंपनीज आर रिलेटेड पार्टीज। अडानी ने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन समझो। आज की डेट में मेजर पोर्ट्स किसके पास है? अडानी के पास है, ठीक है। मेजर एयरपोर्ट्स और साथ में जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, वो सब अडानी के पास में है। और अडानी जिस स्पीड से इन पोर्ट्स को एक्वायर कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल काम करने की प्लानिंग में। अभी ये पोर्ट्स लॉसेस में है, 100 में से सिर्फ 10 पोर्ट्स जो है ना वो प्रॉफिट मेकिंग है, बाकी 90 पोर्ट्स क्या है? लॉस में चल रहा है। फिर भी अडानी इनके पीछे क्यों भाग रहा है? और अडानी ने 50-50 साल की इसके लिए क्या ले ली? 50 साल की लीज ली है। मतलब 50 साल के लिए, पहले इनकी लीज होती थी 20 साल की, नाउ द लीज इज 50 ईयर्स, 50 साल की लीज। अडानी ने 50 साल की लीज पे इन सबको एक्वायर कर लिया, और ऐसी बिडिंग करी है जिसके आगे पीछे कोई अड़ भी नहीं सकता। मतलब अडानी की जो बिडिंग है ना, वो मार्केट में मैक्सिमम बिडिंग का डबल थी। मतलब मैं बोलता हूं सरकार को कि सरकार मैं आपको हर पैसेंजर पे, फॉर एग्जांपल मैंने एक एयरपोर्ट ले लिया, जयपुर एयरपोर्ट है फॉर एग्जांपल। अब जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, सुनना। जयपुर का एक ही एयरपोर्ट है, दो टर्मिनल्स लगते हैं इसमें। एक फ्रंट में लगता है, एक पीछे की तरफ लगता है। तो फ्रंट से जो जाती है आपकी, मतलब ये एक ही जगह था, ये मान लो बीच में एक स्टेट हैंगर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ही बड़ा सा एयरपोर्ट है वहाँ पे।
अभी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, ठीक है, अडानी के पास, अडानी ने क्या किया है, पूरा जयपुर एयरपोर्ट अडानी के पास है। तो एयरपोर्ट को बनाना, एयरपोर्ट के कुछ अदर कंस्ट्रक्शंस करना, मेंटेन करना, ये सब अडानी का काम है। अडानी इसमें कैसे कमाता है, अडानी इसमें कमाता है, एक तो वो पूरा एयरपोर्ट बना के जो एयरपोर्ट पे दुकानें हैं उन पे हर दुकान का उसका रेंट लेता है, तो हर दुकान की जो सेल्स होती है उसका कमीशन फिक्स होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा पार्किंग चार्ज, तीसरा वो लैंडिंग चार्ज, ठीक है, जो भी प्लेन आता है, और साथ में जो प्लेन का जो रिपेयर होता है उसका चार्ज भी लेता है। फैसिलिटेशन सेंटर भी चालू कर रखा है उसने, ठीक है, और साथ में वो पूरा सारा काम वही देखता है। हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ वही लेता है, समझ आ गया उसकी कमाई। हाँ, बट फिर भी ये लॉस में है। पर पैसेंजर ये करीब 165 रुपये सरकार को, 135 से 165 रुपये सरकार को देता है। और इसकी जो लेट हाईएस्ट बिडिंग लगी थी ना, वो लगी थी 60 रुपये की, पर पैसेंजर 60 रुपीज़। तो गवर्नमेंट पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट पहले ना टिकट के हिसाब से पैसे लेती थी। अभी सरकार ने वो टिकट के हिसाब से पैसे लेना कर दिया बंद, टिकट के हिसाब से पैसे लेना कर दिया बंद। सरकार को टिकट के प्राइस पे कुछ नहीं मिलता। फॉर एवरी पैसेंजर लैंडिंग और गोइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट, ठीक है, गवर्नमेंट विल रिसीव 135 रुपीज़। 135 रुपये, 165 रुपये, ऐसे 155, मतलब समथिंग लाइक दिस सरकार को मिलेगा। मतलब आप सोचो डबल से भी ज्यादा भी बिडिंग करी है इस आदमी ने। 60 रुपये दे रहा था एक बंदा, 60 का डबल 120, ये बोलता है ले 155 ले, 165 ले। तो अब तो मैच करके दिखाना प्राइस। अब सुनो, एयरपोर्ट ले लिया, एयरपोर्ट के पास में बना रहा है पूरी सिटी, पूरी सिटी डेवलप करेगा एयरपोर्ट के पास। एयरपोर्ट के पास में जो सिटी डेवलप करेगा, तो जितने भी लोग होते हैं जिनको होटल्स में रुकवाते हैं वो सारे के सारे वहीं रुक सकते। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, जेट एयरवेज, इंडिगो एयरलाइंस, ये अपने सारे के सारे जितने भी वो लोग होते हैं ना इनके जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रुकते हैं मैरिट में। नहीं नहीं, जेडब्ल्यू में नहीं सर, ये वाले मैरिट में। जेडब्ल्यू में, जेडब्ल्यू मैरिट तो वैसे ही बंद हो गया जयपुर से, ठीक है, वो तो लीला ने खरीद लिया उस एरिया को, तो मतलब लीला ने उसका मैनेजमेंट संभालना चालू कर दिया। तो जेडब्ल्यू मैरिट तो वैसे भी जयपुर में नहीं है अब, ठीक है, लीला संभालता है उसे। तो मैं सिंपल मैरिट की बात कर रहा हूँ। मैरिट है ना इधर एयरपोर्ट के पास में, ठीक है, जी क्लब के पीछे की तरफ। हाँ हाँ, वही वही वही, ठीक है। तो उसके बाद चला गया सारा का सारा काम, ठीक है। तो आप कभी भी वहाँ पे लंच या डिनर के लिए चले जाओ, कभी भी चले जाओ वहाँ पे, ठीक है, तो आपको व्हाइट ड्रेस में, रेड ड्रेस में लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो क्या है, वो एयर हॉस्टेसेस या पायलट्स है, सिंपल सी बात है। आपको दिख जाएंगे, बहुत भर भर के दिखेंगे वहाँ पे। 50% ऑक्यूपेंसी तो वही ले जाता है कि मैरिट को वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ पे अगर वो सिटी बनाते फॉर एग्जाम्पल, और वहाँ पे अगर बहुत ही शानदार से सिटी बनाते, तो क्या होगा, सारे के सारे काम वहाँ पे लोग शिफ्ट हो जाएंगे, मैरिट का काम खत्म। समझ रहे हो क्या, मैरिट तो चलो उसने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा, तो मैरिट तो 10,000 का कमरा उनको 4,000 में देता होगा सर। वो इतना ही देता होगा यार, कितनी ऑक्यूपेंसी लेता है वो बोल रहा है कि भाई तेरे यहाँ पे 400 कमरे हैं, तेरे 200 कमरे मेरे परमानेंट बुक कर दे। तो बस काम खत्म। समझ आ रही है क्या बात। तो ऑब्वियसली जितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना ही प्राइस कम लगता है ना। तो इस तरीके से उसने एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जस्ट गिविंग। मेरे को नहीं पता कितने में दे रहा है कितने में नहीं दे रहा, और मेरे को नहीं पता कितने रूम बुक रहते हैं, मैं तो जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरीके से हील अर्न। समझ आ गया क्या पूरा का पूरा। अब भाई उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और पैसा कमाना है, सरकार को पैसे भी डबल देने, तो कहाँ से कमाएगा। तो सिर्फ एक तरीका है, चीज़ों की कीमत बढ़ा दो या फिर चीज़ों की कॉस्ट कम कर दो। चीज़ों की कीमत बढ़ा नहीं सकते, कॉस्ट कम कर सकते हैं। उस कॉस्ट कटिंग के ऊपर अडानी काम कर रहा है सारे टाइम। कॉस्ट कटिंग के लिए उसने क्या किया, हर तरीके से पावर सेक्टर खरीद लिया। हर तरीके से हर चीज को खरीद लिया। तो ये क्या कर रहा है, ये ना जो मर्जर्स कर रहा है ना, जो कंपनियां खरीद रहा है ना, वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल तो खरीद रहा है, वर्टिकली भी खरीद रहा है। समझ रहे हो। तो वर्टिकली कंपनीज भी खरीद रही है। मतलब मैं अगर इस प्रोडक्ट बनाता हूँ, इस प्रोडक्ट के ऊपर हूँ, तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी है जो मार्केट में बेचती है मैंने उसको भी खरीद लिया, इसके नीचे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं मैंने उसको भी खरीद लिया, और जो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसके बराबर में जो दूसरी कंपनी बनाती है, तीसरी बनाती है, उन सबको भी खरीद लिया। नाउ ही इज एक्वायरिंग सच कंपनीज लाइक। आर यू गेटिंग हिज ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो अब इसने क्या किया, पूरे सीमेंट कंपनी को खरीद लिया। जो प्राइस बोलो उस प्राइस पे इसके बाद सीमेंट आएगा। हाँ या नहीं। अब बात ये होती है, ऑडिटर, बीइंग एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको चेक करना है ऐसे 550 के अंदर कि भाई जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना रिलेटेड पार्टी से, अगर वो आर्म लेंथ पे हो रहे हैं, क्या वर्ड यूज करा, आर्म लेंथ। आर्म लेंथ, आर्म लेंथ मतलब ये आर्म लेंथ मतलब ये वाला आर्म, मतलब वर्ड यही है आर्म लेंथ।
अगर वो आर्म लेंथ पे होते हैं, तो आर्म लेंथ का मतलब होता है कि वो प्राइस जिसपे हम ट्रांजैक्शंस अनरिलेटेड पार्टी से करते हैं, वापस बोलो किससे करते हैं, अनरिलेटेड पार्टी से करते हैं, उसी सेम प्राइस पे हम रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसको कहते हैं आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, आर्म लेंथ प्राइस। भाई एक हाथ का डिस्टेंस रख, तू मेरा जानकार नहीं है, आई डोंट नो यू, मतलब इसके पीछे आने का पीछे का लॉजिक यही था कि डिस्टेंस रखते हैं अपन किसी से, तो डिस्टेंस मतलब वो बंदा अपना जानकार नहीं है, तो जिस प्राइस पे मैं अनरिलेटेड लोगों से डील करता हूं, उसी प्राइस में अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा सबसे पहले तो ये। मगर अगर कहीं पे आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे, जैसे कि अडानी नहीं करेगा फॉर एग्जांपल, या अडानी कर भी लेता है तो किसी को कोई क्या फर्क पड़ रहा है, मतलब कर लिया मान लो उसने, कर लिया आर्म लेंथ प्राइस पे, तो वहां से कमा लिया ना उसने। आप सोचो तो सही। अरे यार, मतलब मैंने 100 रुपए की चीज मार्केट में आप 200 की बेच रहे हो, बनती 100 की है, मैं उसे इस कंपनी से 100 की 100 खरीदूं, या मैं उस कंपनी से 200 की खरीदूं, मगर वो 100 तो मेरे बच रहे हैं ना, अल्टीमेटली बचत तो मेरी हो रही है। आप समझ रहे बात को, तो उसने क्या किया, आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन कर लिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। ठीक है, तो ऑडिटर को यहाँ पे चेक करना है कि रिलेटेड पार्टी, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मस्ट बी हैपनिंग ऑन आर्म लेंथ प्राइस। इफ इट इज हैपनिंग ऑन आर्म लेंथ प्राइस तो ऑडिटर को कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑडिटर सबसे पहले तो लिस्ट ऑप्टेन करेगा कंपनी से, लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, सबसे पहले लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है, जिसको ऑडिटर अपने वर्किंग पेपर में डाल देगा। अब समझ आ रहा है ना ऑडिटर की वर्किंग पेपर, ऑडिटर फाइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है और क्यों होती है, और उसमें क्या क्या आ रहा है, सब तो आ ही रहा है। तो लिस्ट ऑफ, ठीक है, रिलेटेड पार्टीज मेंटेन करेगा, उनसे ट्रांजैक्शन की लिस्ट मेंटेन करेगा। ट्रांजैक्शन अगर आर्म लेंथ प्राइस पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये अदर देन आर्म लेंथ प्राइस पे हो रहा है तो ऑडिटर को इसमें मेंशन करना पड़ेगा कि अदर देन आर्म लेंथ प्राइस पे हुए हैं और उनकी रीजन थी। समझ आ गया क्या, क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसे, कौन सा है, सबसीक्वेंट इवेंट्स। सबसीक्वेंट इवेंट समझो। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है, एनी इवेंट विच इज हैपनिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, ठीक है, विच में अफेक्ट दी फर्म। अब देखिए सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे होता है, 31 मार्च, 31 मार्च से जो पहले हो गया कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। बट एनी ट्रांजेक्शन विच इज हैपनिंग बिफोर 31 मार्च, बिटवीन, फिर बिफोर ऑडिट रिपोर्ट डेट, क्या हुआ, हाँ तो वही लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 31 मार्च से बाद में हो रहा है, मगर ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, ठीक है, उससे पहले हो रहा है, या फिर ऑडिटर की रिपोर्ट के बाद हो रहा है, मगर एजीएम से पहले हो रहा है। समझ आ गया। तो ऑडिट रिपोर्ट आने से पहले अगर हो गया कोई ट्रांजैक्शन विच मे और मे नॉट अफेक्ट द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी, तो ये ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा, और जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को एडजस्ट करेगा तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा एनी सब्सिक्वेंट इवेंट, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या करना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट है सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद बदल गई। समझ आ गया, इससे पहले अलग थी, इसके बाद अलग रिपोर्ट हो गई, क्यों रिपोर्ट चेंज हो गई, इसके रीजन आपको ऑडिटर को बताने पड़ेंगे, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन कर। समझ आ गया क्या, आज ही चल, पेज भर जाता है ये। नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ, एक्चुअली मैंने गलती से पेन से लिख दिया। ओके डन, क्लैरिटी यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखो 12th पॉइंट,
हाँ हाँ, गोइंग कंसर्न, ठीक है। ऐसे क्या बोल रहा था, अरे क्या हो गया था इसमें, नहीं मतलब दिक्कत किसको आ रही है? 5 मिनट किस चीज के चाहिए भाई, मतलब ऐसा लगा कुछ। हाँ हम्म, हाँ बाद में बात करेंगे इस चीज के बारे में। पता नहीं, देखते हैं, हो सकता है। अरे यार सुनो, चुप हो जाओ यार, ऐसी क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार। और तुम लोग इतने समझदार हो गए, ऐसी बातें करोगे क्या? मजा आ रहा है, मेरे को भी बढ़िया लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, 10 मिनट पहले चलो। हाँ, क्या फोन चला रहे हो तुम? कौन गेम खेल रहा है? लूडो खेल रहे हैं ये लोग? ओ माय गॉड, कहाँ जा रहे हो? जाओ उनका फोन लेके आओ। लाओ लाओ लाओ, फोन भिजवाओ उसका। लाओ जल्दी लेके आओ, उसका फोन लेके आओ। इसका फोन जिप जब्त कर लेता आज। अरे क्लास के बाद ले लेना। नाइस, गुड। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लेके आओ। अब बोला कहाँ पार्टी चाहिए, तुम बोलो, बोलो मैरिज चले। चलो, कम पड़े तो एक आधा का और ले लेंगे फोन। चलो, अब सुनिए सुनिए सुनिए, गाइस गाइस, मेरी बात सुनो, टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, टॉपिक कंप्लीट करना ही है, ठीक है? फालतू बातें नहीं, तो बताओ सब, है ना? ऐसे 570 है गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि भाई ऑडिटर को, मेरी बात सुनो, एक तो ना गोइंग कंसर्न का मतलब क्लियर कर लो। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि एंटिटी अगले 1-2 सालों तक चलेगी, बस यही होता है इसका मतलब। अगर किसी के दिमाग में गोइंग कंसर्न की ये डेफिनेशन है कि वो चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी, तो ये गलत है, तो ये गलत थी, ठीक है? मतलब ना तो ये कंपनी की कोई नेसेसिटी है, ना कंपनी की कोई मजबूरी है, ना कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसको अपने सब्सिक्वेंट जो 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 मेजर बिजनेसेस हैं, सब्सटेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज को बंद करना पड़ेगा, ठीक है? तो ना तो ये कंपनी की क्या है, नेसेसिटी है, मजबूरी नहीं है, ठीक है? और ना ही कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से कंपनी को अपने सब्सटेंशियल बिजनेसेस को कर्टेल करना, मतलब बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स कंपनी इज गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कब नहीं रहती? जब कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है, ठीक है, बिजनेस कर्टेल करना पड़ जाता है, बंद करना पड़ जाता है, ऐसा इवेंट, तो आपकी गोइंग कंसर्न खत्म हो जाती है। समझ आ गया? तो ऑडिटर को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कंपनी से गोइंग कंसर्न, या फिर कोई ऐसा इवेंट अगर हुआ जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना कंपनी का गोइंग कंसर्न। समझ आ गया? और किस रीजन की वजह से गोइंग कंसर्न नहीं है वो, ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देता है कौन है? मैनेजमेंट देता है। अगर आपने मैनेजमेंट से कोई इंक्वायरी करी है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स पूछे, तो उसका जो जवाब है वो मैनेजमेंट कैसे देती है? रिटर्न में देती है। क्योंकि यहाँ पे ओरल रिप्रेजेंटेशन नहीं, जब ऐसे का नाम ही क्या है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है, तो यानी कि ऑडिटर के अगर कोई डाउट्स होते हैं, तो ऑडिटर अपने डाउट्स किससे बोलता है? मैनेजमेंट से पूछता है, मैनेजमेंट रिटर्न रिप्लाईज देती है। उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, दैट रिटर्न रिप्लाईज आर कॉल्ड एज रिटर्न रिप्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट। समझ आ गया? तो यानी कि ऑडिटर ऊपर देखा जाए, ऑडिटर ने यहाँ पे क्या किया, ऑडिटर ने यहाँ पे ऑडिटर ने यहाँ पे क्या किया, जब ऑडिट कर रहे हैं तो इसने क्या किया है साथ में, जब इसने ऑडिट प्लान किया, स्ट्रैटेजी बनाई, तो उसने मटीरियलिटी लेवल भी सेट किया होगा। मटीरियलिटी
लेवल भी डिसाइड करा होगा, प्लस ऑडिटर ने साथ में क्या होगा, क्या किया होगा, रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी अप्लाई किए होंगे। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मतलब क्या होता है, जिससे आप रैप मतलब जिससे आप क्या करते हो, आईसीएस के बारे में जानते हो, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानते हो, और अगर आप कंक्लूड करते हो कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद आईसीएस क्या है, इफेक्टिव है, तो उससे आप डिसाइड करते हो नेट ऑफ एपी, नेट ऑफ एपी, नेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, नेट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये भी आपको अपने वर्किंग पेपर में मेंशन करना। अब अगर ऑडिटर के अगेंस्ट कोई चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस पुट हो जाता है, तो ऑडिटर ये ले जाके वर्किंग पेपर, वर्किंग फाइल पूरी की पूरी पकड़ा देगा किसको, ठीक है, कोर्ट को, और प्रूव कर सकता है कि देखो मैंने जो काम किया है वो ऐसे इसके हिसाब से किया है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर चीज़ रिकॉर्डेड है, हर चीज़ आप देख सकते हो, सिस्टम के साथ काम किया है। तीसरा, मैंने प्लान और प्रोग्राम बना के काम किया है। चौथा, मैंने सारे के सारे एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं, मैंने कंपनीज एक्ट को कंप्लाई विद किया है, तो मैंने यहाँ पे ऑडिट में कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आई शुड बी मतलब वेव विद द चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस, मैंने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया। समझ आ गए क्या? ये वर्किंग पेपर्स जो है ना, ये ऑडिटर को 7 साल तक मेंटेन करने, कितने सालों तक, 7 सालों तक। ये ऑडिटर की एसेट होती है, किसकी एसेट होती है बोलो, ऑडिटर की एसेट होती है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट आती है आपके पास और मैनेजमेंट ने आपसे रिक्वेस्ट करी कि ऑडिटर प्लीज आप ये हमें कुछ इसकी कॉपीज प्रोवाइड कर दो, तो ऑडिटर कैन से बिग नो, ऑडिटर को क्या कर सकता है, बिग नो कर सकता है, मना कर सकता है, बोले सॉरी सर मैं नहीं दे सकता है, मेरी प्रॉपर्टी है। फिर भी मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है तो उसकी फोटोकॉपीज प्रोवाइड कर सकता है, या फिर कुछ पेजेस ऐसे प्रोवाइड कर सकता है जो ऑडिटर को लगता है जिसकी वजह से उसका जो ओपिनियन है वो अंडरमाइन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बोलो, अंडरमाइन नहीं होगा। अब ये जो कीवर्ड्स जो मैं यूज कर रहा हूँ ना, अगर आप एग्जाम के अंदर ये कीवर्ड्स को लिख के आते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर द मार्क्स। अब जैसे क्या है, ठीक है, अफेक्ट नहीं होगा, जैसे सिंपली अपन ने वर्ड लिख दिया, ठीक है, हिज ओपिनियन विल नॉट बी अफेक्टेड, हिज ओपिनियन विल नॉट बी अंडरमाइन। तो अफेक्टेड मतलब कि कैसे भी अफेक्ट हो सकता है, अंडरमाइन का मतलब है, अंडरमाइन नहीं, अंडरमाइन का मतलब है, अंडरमाइन का मतलब है कि जिन एविडेंसेस के बेसिस पे आपने ओपिनियन अपना दिया था, अगर एविडेंसेस कम हो गए तो आपका जो ओपिनियन है वो हो सकता है कि वो बेसलेस हो जाए या थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, इसको कहते हैं अंडरमाइन। समझ आ गया? तो इस तरीके के वर्ड्स हमें क्या करना जरूरी है, यूज करना जरूरी है इन ऑर्डर टू स्कोर, ठीक है, गुड मार्क्स इन ऑडिट। समझ आ गया? हाँ जी, हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फोटो कॉपी दे देगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो फोटो कॉपी या फिर उसकी ऑनलाइन शीट वगैरह प्रोवाइड कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैं तो चाहता हूँ कि एंटिटी सारी की सारी गलतियों को सुधार ले, बोलो कोई दिक्कत है क्या? और फिर फाइनली क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज एविडेंसेस एंड द वर्क डन, ऑडिटर क्या करता है, इनके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करता है, इनके बेसिस पे क्या करेगा, कंक्लूजन ड्रॉ करेगा या कंक्लूजन तक रीच करेगा, ठीक है, एंड अपना ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर देगा। यहां जाके आपकी ऑडिट कंप्लीट हुई एंड वी डन विद दिस चैप्टर। एक तरीके से मतलब यू विल फाइंड ओनली सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन दिस चैप्टर। अगर आप चैप्टर को उठा के देखोगे ना तो आपको इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी मिलेगी। अब चैप्टर चालू करेंगे, मैं आपको एक बार चैप्टर ऊपर से गो थ्रू कराता हूँ। पहले एक बार इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट लेट्स गो थ्रू, ठीक है, लाइक फ्रॉम, हाँ मतलब एक बर्ड आई व्यू दे देते हैं इसका। तो 10 मिनट है तो बर्ड आई व्यू तो दे रहे हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन देख लो, पहला क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, डेफिनेशन वगैरह आ गई, ठीक है। फिर आ गया आपका पर्पस क्या है इसका, नेचर क्या है इसका, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की इसमें क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल्स आ गए, टाइमली प्रिपरेशन होना चाहिए, फिर ऑडिट फाइल मेंटेन करेंगे, असेंबल करना इसको, हाँ 87 पेजेस का है, ज़्यादा तो है बट लास्ट के शायद 20 पेजेस तो समरी और उसी में निकल जाएंगे, 67 पेजेस का ये मान लो। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट,
ठीक है, अब इसके बाद कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की समरी आ जाती है। ओनरशिप किसकी होती है बताओ, देख लो क्या लिखा है। सुनो ये वाला टॉपिक सुन लेना एक बार गाइस। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एसक्यूसी 1 के हिसाब से यहाँ पे एसक्यूसी 1 की भी एप्लीकेबिलिटी आती है। SQC 1 provides that unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is the property of the auditor. He may at its discretion make portions of or extracts from audit documentation available to clients, provided such disclosure does not undermine the validity of the work performed. ठीक है, और in case of assurance engagement the independence of the auditor or his personnel. तो क्या चीज अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए, अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए वैलिडिटी ऑफ द वर्क परफॉर्म, पहला पॉइंट। ठीक है, इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट एंड इंडिपेंडेंस, ये तीनों चीजें अंडरमाइन नहीं होनी चाहिए। समझ आया? ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस के अंदर डेफिनेशन क्या है इसकी, ठीक है, फिर ऑडिट एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, इंफॉर्मेशन किस किस को आप यूज़ कर सकते हो एज ए ऑडिट एविडेंस, ये सब तो इसके बारे में है ही। कौन जा रहा है? जोग सिंह, जोग सिंह जा सकता है क्या आपको लगता है? हाँ हाँ, वो नहीं आता वो चीज़ अलग है, बट आने के बाद जा सकता है कि ये। और बेटा तुम 2 दिन से कहाँ थे? हाँ हाँ हाँ, फ्री कर रहे हैं, 1 सेकेंड शांति रखो ना भाई। सब्सिक्वेंट इवेंट वाला समझ नहीं आया निश्चय। वैसे तो देखो सब्सिक्वेंट इवेंट अपन डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ये तो जस्ट मैंने एक वो ग्लिम्स दिया था कि ठीक है ये चैप्टर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें अपने को गो थ्रू करनी है। ठीक है, सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होता है। बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च के बाद होता है। तो मतलब बैलेंस शीट डेट के बाद हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट से पहले हो रहा है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, अपने उस हिसाब से सब्सिक्वेंट इवेंट के हिसाब से अपनी रिपोर्ट में बदलाव करने पड़ते हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं, इसके बारे में बोलता है। ठीक है, चलो अब क्लास करते हैं वाइंड अप। ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे। मैं 1 सेकेंड है ना, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि लॉ की क्लास का क्या सीन है, फिर उस हिसाब से लेते हैं।